आप देख रहे हैं जनता के वो सवालों भरा कार्यक्रम जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और साथ ही साथ गुजरात चुनाव के मुद्दे क्या हैं, इन तमाम मुद्दों को आप समझेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मंच पर जुड़ने वाले हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उसी मुद्दे से शुरुआत करेंगे जो मुद्दा आज हमें गुजरात में, जो शब्द आज हमें गुजरात में सुनने को मिला है। सुधांशु जी, गुजरात में किसकी कितनी औकात है? क्या अब ये औकात वाला चुनाव हो गया है? देखिए, गुजरात वो धरती है जिसने स्वतंत्रता से पूर्व के समय में महात्मा गांधी को दिया, जिन्होंने हिंद स्वराज की अवधारणा दी। स्वतंत्रता के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कि पूरे भारत का एकीकरण किया, और स्वतंत्रता के बाद के दौर में भारत के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। और आज वो 21वीं सदी में भारत ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, या यूं कहा जाए सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो गुजरात की सामर्थ्य तो ये है। और जो लोग पिछले 20 वर्षों से हमेशा गुजरात के विकास को अवरुद्ध करने में लगे रहे, गुजरात की अस्मिता और गौरव को आक्षेपित करने में, यानी उस पर कोई ना कोई धब्बा लगाने का प्रयास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक करते रहे, गुजरात की जनता और फिर देश की जनता ने भी उनको उनकी औकात दिखाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से गुजरात की जनता अपने मन में यह ध्यान रखे हुए है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभिव्यक्त किया था। ये एक क्षोभ है, एक कष्ट है, एक पीड़ा है जो हर गुजराती के मन में है कि 20 वर्षों से सदैव गुजरात की धरती की बदनामी करने के लिए जो लोग सक्रिय रहे, वही आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो समय आने पर चुनाव के दौरान गुजरात की जनता फिर सबको सबकी औकात बता देगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सुधांशु जी, परसेप्शन का चुनाव पूरा खेल हो जाता है, मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और एक नए नए नैरेटिव और नए नए परसेप्शन गढ़ने की बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सबसे पहले सोमनाथ गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अब ये कहा जा रहा है कि एक मैसेजिंग की कोशिश की जा रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से। जो आरोप आप पर लगते हैं कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक वही मैसेज सेट करने की कोशिश कल प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई है। देखिए, पहली बात हम यह स्पष्ट कर दें, क्या सोमनाथ का मुद्दा कोई नैरेटिव सेट करने का मुद्दा है या प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मुद्दा है? अरे, स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने करवाया था और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की पताका ने आकाश को छुआ है। मुझे याद है बचपन में जब राम मंदिर का विषय चल रहा था तो हम एक कार्यक्रम में गए थे जिसमें वक्ता महोदय से पूछा गया कि यदि स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सोमनाथ का विषय सॉल्व हो सकता था तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का विषय क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, शायद इसलिए कि सोमनाथ सरदार साहब के प्रांत में पड़ गया तो आजादी के तुरंत बाद सॉल्व हो गया, और राम जन्मभूमि का विषय नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाया। अब सरदार साहब ने जो परिकल्पना दी थी सोमनाथ के द्वारा, अगर आप देखें तो मोदी जी ने, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या केदारनाथ हो, उसी विचार को विराट रूप देने का कार्य किया है। इसलिए हिंदुत्व हमारे लिए हमारी चेतना और हमारी निष्ठा का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, हम मुद्दा लाते हैं। ये बताइए, गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश जी ने बोला कि गुजरात के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिमों का होना चाहिए। जब मनमोहन सिंह जी ने बात 2006 में बोली थी तो बहुत से कांग्रेस के प्रवक्ता ये बचाव करने का प्रयास करते थे कि नहीं साहब, वो अल्पसंख्यकों के लिए कहा गया, मगर इन्होंने तो बहुत साफ साफ बगैर किंतु परंतु के बोला है। दो उनके विधायक खेड़ा जिले के और पाटन जिले के, वो क्या कहते हैं कि नहीं साहब, कांग्रेस आएगी तभी मुस्लिमों का कल्याण होगा। कौन ला रहा है यह विषय? अब ये बताइए, उनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष ये बोलते हैं कि हिंदू शब्द बड़ा गंदा है। कौन बोल रहा है? कांग्रेस के कर्नाटक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष। उनकी छत्तीसगढ़ की मेयर की उपस्थिति में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात की जाती है। और ये बताइए, हिंदू तालिबान किसने लिखा था? शशि थरूर ने।
हिंदू बोको हराम किसने यूज किया? सलमान खुर्शीद ने। और उसके बाद कहते हैं कि विषय हम लाते हैं। वास्तविकता यह है, हमारे सामने विकास के मुद्दे पर बात करने का उनका सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो हमेशा विषय को भटकाने का प्रयास करते हैं। बेट द्वारका को लेकर आरोप लगने लगे, वहां पर जो कार्रवाई हुई और जो बुलडोजर चला, चूंकि बात ध्रुवीकरण, बात अपीजमेंट की चल रही है, तो वहां पर जो बुलडोजर चला, जो अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई हुई, सवाल उसको लेकर खड़े हुए कि आपकी मंशा सही नहीं है और इसीलिए आपने जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है ना उसे बताया, ना कोई कागजी कार्रवाई हुई, सीधे आपने वहां पर बुलडोजर चला दिया क्योंकि आप एक पक्ष को, एक समुदाय को सिर्फ टारगेट करना जानते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि वहां पे जो द्वारका में कार्रवाई हुई, तो हमारे यहां के गृह मंत्री हर्ष जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जब यह एहसास हुआ कि वहां के ऊपर जो भी अतिक्रमण है वो कोई सामान्य अतिक्रमण नहीं है, बहुत व्यवस्थित ढंग से जमीनों को इनक्रोच करने के लिए किया जा रहा है, तो सरकार ने कार्रवाई की। तो इस विषय पे तो हम पूछना चाहेंगे विपक्ष का स्टैंड क्या है? क्या वो चाहते हैं कि अवैध निर्माण रहना चाहिए, जो अवैध मजारें वहां पे बनी थी वो रहनी चाहिए? आखिर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए इस बात को। नहीं, सवाल वो इसको लेकर उठाते हैं कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन वहां जो लोग रह रहे हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, उससे ऊपर तो नहीं हो सकते ना। स्थानीय प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है, सीधे बुलडोजर पहुंच जाता है, ऊपर से आदेश आता है और वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस मंशा को लेकर सवाल वो खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये काल्पनिक विषय है। बुलडोजर कौन भेजेगा? स्थानीय प्रशासन ही तो भेजेगा। पुलिस कौन भेजेगा? स्थानीय प्रशासन भेजेगा। जो अधिकारी आएंगे स्थानीय प्रशासन के आएंगे और वो बाकायदा स्थापित आदेश के तहत आएंगे। तो ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वो एक प्रकार से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आज चुनावी मैदान में उतर गए। बार बार बीजेपी की तरफ से भी उनको याद किया जा रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं गुजरात आते हैं। आज वो गुजरात आए, आज उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और आदिवासियों का जो एक मुद्दा है उन्होंने फिर से उठाया, क्योंकि आदिवासियों में कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आदिवासी को अभी भी आप लोग वनवासी समझते हैं और अभी भी आपने उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया है। सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी अभी तक जो यात्रा कर रहे थे, हिमाचल का चुनाव निकल गया, वहां गए नहीं। अब गुजरात में आए हैं तो जैसे वो पुराना गीत था ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब वो दूर क्यों रह रहे थे? क्या कांग्रेस पार्टी उनको दूर रखना चाह रही थी या वो स्वयं दूर रहना चाह रहे थे? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनकी इस यात्रा का कोई राजनीति से मतलब नहीं था, तो हम पूछना चाहेंगे कि ये कौन सी यात्रा थी जो न महात्मा गांधी के स्थान को टच कर रही थी, न सरदार साहब के स्थान को टच कर रही थी, न सुभाष चंद्र बोस जी के स्थान को टच कर रही थी। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूं। न इंदिरा गांधी के स्थान को टच कर रही थी, न राजीव गांधी जी के स्थान को टच कर रही थी, और कह रहे हैं साहब भारत जोड़ने की बात कर रहे थे। इसलिए हमें आश्चर्य। और वैसे देखिए, राहुल गांधी जी आए, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो आकर क्या करें ये भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। परंतु गुजरात की जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐतिहासिक जनादेश देना है। अब राहुल गांधी जी आकर कुछ भी करें, वो जो दोहा है ना कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो आप चाहे जितना मथ लें, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। नहीं, आदिवासियों का मुद्दा तो गुजरात के लिहाज से बहुत बड़ा है। और जो आपने बात कही आदिवासियों की बात, तो वन बंधु योजना किस जमाने में शुरू की गई थी? मोदी जी के जमाने में, और भूपेंद्र भाई जी के जमाने में उसका दूसरा पार्ट शुरू हुआ। जो आदिवासी बच्चे थे उनके लिए जो असिस्टेंस होता था उसको कई गुना बढ़ाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात बताऊं, डांग जिला पहला ऐसा जिला बना है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर आधारित है। इसलिए जहां तक आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लोगों की बात है, तो हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि ये बताइए, जनजातीय विकास मंत्रालय, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय किसके जमाने में बना? अटल जी की सरकार के जमाने में। हमारी सरकार के जमाने से पहले SC ST कमीशन एक होता था, हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन अलग किया। और जमीनी विकास के साथ साथ पहली बार इस देश में आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति के पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची। और उनकी खिलाफत क्यों की कांग्रेस ने?
अब देखिए, चूंकि गुजरात की चर्चा चल रही है और गुजरात के एक एक मसले को हम उठा रहे हैं और आप भी गुजरात चुनाव में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जान रहे हैं, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता हमारे साथ है, उनके भी कुछ प्रश्न हैं। हाथ उठाइए अगर कुछ प्रश्न आप करना चाहते हैं। माइक प्लीज पहुंचा दीजिए। आपने आदिवासियों की बात की। मोहन सिंह राठवा जो कि 11 टाइम्स एमएलए हैं, आदिवासी के इतने बड़े नेता हैं, उनको भाजपा ने टिकट दी, भाजपा ने पार्टी में जगह दी। आप कैसे कह रहे हैं आदिवासियों के लिए भाजपा नहीं सोचती? चलिए, तो कांग्रेस के लिए सवाल था। वैसे मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, यदि वनवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाला सबसे बड़ा संगठन देश का है तो वह है वनवासी कल्याण आश्रम, जो संघ से जुड़ा हुआ संगठन माना जाता है। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, जो प्रतिपक्षी दल पूछ रहे हैं, उनका कोई व्यक्ति जाके ईमानदारी से सेवा कार्य करता है आदिवासियों के बीच में? वो सिर्फ हमारे विचार परिवार से जुड़े संगठन के लोग करते हैं। अगला कोई सवाल पूछना चाहे? नमस्कार सर, मैं बोरसद से आ रहा हूं। यहाँ पे हमारे एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो हम अहमदाबाद आते हैं। जब अहमदाबाद आने के लिए घर से निकलते हैं तो पहले सोचते हैं पुलिस वाले क्या करेंगे। हम जब हमारे संबंधी को लेकर घर से निकलते हैं वहां पे, तो पुलिस वाले का बहुत प्रॉब्लम है। हमने कई बार ये कंप्लेन किया है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है और हर बार हफ्ता देना पड़ता है। उसका क्या है सर? देखिए, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष की कोई स्पेसिफिक समस्या की बात कर रहे हैं तो मानवीय बात है, उस स्पेसिफिक समस्या की मुझे जानकारी नहीं होगी, परंतु मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यदि आप अपने स्थानीय विधायक या आपके क्षेत्र के जो मंत्री महोदय होंगे उनको ये बताएंगे, तो जो आप समस्या बता रहे हैं कि आते समय आपको समस्या होती है, तो निश्चित रूप से उसका निवारण होगा। चलिए, जनता के सवाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन चूंकि आएंगे आपके पास भी, चूंकि गुजरात की जिक्र कर रहे हैं और देखिए, चुनाव जब जब किसी भी स्टेट के हों, महापुरुषों का जो जिक्र है, जो उनकी चर्चा है, वो आमतौर पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सुधांशु जी होती है। पहला तो बेसिक सवाल मेरा यही है कि इस देश में ये होड़ क्यों है कि महापुरुष मेरे हैं, महापुरुष उसके हैं, महापुरुष इसके हैं, तो पूरे देश के हैं। देखिए, यही एक बहुत दुखद बात है कि जितने भी हमारे आदरणीय श्रद्धेय महापुरुष हुए हैं, उन पर सभी देशवासियों का हक है, पर समस्या तब होती है जब कोई उस पे अपनी महापुरुषों पर अपनी मोनोपोली मानने लगता है कि आई एम वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर, तब यह समस्या आनी शुरू होती है। अन्यथा हम लोग तो बचपन से पढ़े, सरदार पटेल साहब, कभी हमने उनको कांग्रेस का नहीं माना। हम तो ये भी नहीं कहे कि सिर्फ वो गुजरात के हैं, पूरे देश का एकीकरण उन्होंने किया। परंतु आज जो सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे यह बात पूछना चाहता हूं कि सरदार साहब की डेथ उदाहरण के लिए 1950 में हुई, 1960 में गुजरात बना। पहले 10 साल में बताएं कोई एक योजना, कोई एक संस्थान, कोई एक प्रोजेक्ट जो सरदार साहब के नाम पे चला हो? एक भी नहीं। और तो और ये 2014 में हमारी सरकार आने से पहले, या ज्यादा से ज्यादा 1990 के दशक में भाजपा के उभार से पहले, कांग्रेस की किसी कार्य समिति या फंक्शन का कोई बैकड्रॉप दिखाइएगा जिसमें सरदार साहब की फोटो हो। इसलिए महापुरुषों के साथ किसने क्या किया, ये पूरे देश की जनता को पता है। एक मैं उदाहरण भी बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। 15 अगस्त 47 को नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था, और तब अगस्त 46 में देश भर से नाम मांगे गए थे कि हर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी बताए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो एक वोट मिला था पट्टाभी सीतारमैया को, 1 या 2 वोट मिले थे कृपलानी जी को, आचार्य जेबी कृपलानी को, और सारे के सारे शेष वोट थे सरदार पटेल जी को। और विनम्रता से कहता हूं, नेहरू जी को 0 वोट मिला था। 0 वोट लेकर प्रधानमंत्री बने, और जिसके पास सारा वोट था वो किनारे हो गए। तो महापुरुषों के साथ किसने क्या किया है, अब यहां से मैं उस बात में भी कहता हूं, जो औकात की बात करते हैं, किसकी क्या औकात थी और किसकी क्या औकात बना दी गई, ये देश ने भी देखा, प्रदेश ने भी देखा, और समय पर सबको सबकी औकात जनता ही दिखाएगी। अच्छा, राहुल गांधी जी अपने आप को गांधी जी के वंशज बताते हैं, जबकि एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, वो हिमंता बिस्व शर्मा का उठाया जा रहा है, जो गांधी जी को लेकर उन्होंने कहा सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करती। अब सवाल तो ये है कि महापुरुषों के नाम हम ऐसे लोगों से क्यों जोड़ देते हैं जो सही नहीं है? देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे, महात्मा गांधी कोई केवल व्यक्ति थे क्या?
महात्मा गांधी एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। महात्मा गांधी का नृत्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो उनकी समाधि पर आज तक लिखा है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा गया कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, तो आपने महात्मा गांधी का सारा विचार वैचारिक अधिष्ठान को झूठा करार दिया। मतलब उनकी समाधि पे लिखा हुआ हे राम झूठ हो गया, काल्पनिक हो गया। यह दर्शाता है कि राम के प्रति, महात्मा गांधी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रति किसको कितनी आस्था थी, कितनी निष्ठा थी। अब बताइए, मोदी जी जब से आए खादी की बिक्री में 1.5 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई। यह दर्शाता है कि गांधी जी के जीवन और आदर्शों पर कौन चल रहा है और कौन अपने को अकेले हम गांधी जी के विचारों के उत्तराधिकारी हैं, गांधी जी के काम के उत्तराधिकारी हैं, वो सिर्फ गांधी जी के नाम को लेकर चल रहे हैं। लोकतंत्र की आप बार बार चर्चा करते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश का लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है और इसमें विपक्ष की भी जरूरत होती है। मोरबी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा करने का वक्त आ गया है, कांग्रेस मुक्त देश बनाने का वक्त आ गया है। देखिए, जब हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक दल नहीं था। आज भारतीय राजनीति में जितनी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, परिवारवाद, तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकवाद, ये जितने भी जातिवाद, इन सब की गंगोत्री कांग्रेस है। और इन सारी चीजों से उत्तरोत्तर भारत की राजनीति को मुक्त करना है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ यह था। हां, जो उन्होंने कहा तो ऑन द लाइटर नोट हम यह भी कह सकते हैं कि भाई गांधी जी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था और नए सिरे से भारत की राजनीति बननी चाहिए थी। हो सकता है कि इस अमृत काल में महापुरुषों का वचन व्यर्थ नहीं जाता है, हो सकता है कि उनकी इच्छा पूर्ण हो। और एक और बात कही जाती है, कभी कभी इस प्रकृति में जिस कारण से जो चीज शुरू होती है उसी कारण से वह समाप्त होती है। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जी ने की थी। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ब्रिटिश सरकार का अधिकारी था, तो एक विदेशी मूल से शुरुआत हुई थी। हो सकता है वही कारण उनके मुक्त होने या समापन का भी बन सकता है, यह प्रकृति का नियम है। अच्छा, गुजरात चुनाव से ठीक पहले चूंकि आपने ब्रिटिश काल की याद दिलाई, तो वीर सावरकर को लेकर भी एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी एक लेटर पढ़ते हैं और उसमें जो पंक्ति हैं उनको कोट करते हैं और आरोप लगाते हैं कि आप तो ऐसी विचारधारा को समर्थन करते हैं जो ब्रिटिश काल के सामने झुक गई थी। पहली बात, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का इतिहास नहीं जानती। स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के पहले क्रांतिकारी हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। वो पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर या स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसी कांग्रेस के नेता का 1907 से पहले का बयान दिखाइए कि उसने कहा वो स्वतंत्रता संग्राम, सबने सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, रिवोल्ट, इन शब्दों का प्रयोग किया। और जिस वर्ष में स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया वो था 1910। अभी अपने अपने मोबाइल खोलिए और चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्ग, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। अरे आप तो माथती में बैठे थे, सरकार के बाबू के कदमों तले बैठे थे। और उसके बाद एक और बात हम कहना चाहेंगे, ये बताइए सावरकर जी ने कभी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली? और हम पूछना चाहेंगे कि नेहरू जी जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला, तब न भारत था न भारत का झंडा था। जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई, आज प्रधानमंत्री शपथ लेता तो कहता है ना, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, और शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। तो माउंटबेटन ने शपथ दिलवाई, किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? किस झंडे के नीचे निष्ठा की शपथ ली थी? तमाम ऐसे नेता थे, लोहिया जी ऐसे, जिन्होंने कहा था उस सरकार में नहीं शामिल होऊंगा जिसमें क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाती है। इसलिए दूसरा पक्ष 26 मई 1920 को महात्मा गांधी ने अपने द्वारा संपादित यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था सावरकर ब्रदर्स। और उसमें उन्होंने लिखा कि इनमें से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई और मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त है। यह महात्मा गांधी का विचार है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को मुझसे पहले समझ लिया था,
ये गांधी जी की समझ अलग थी और राहुल गांधी की समझ अलग है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जनता भी लगातार सवाल पूछना चाहती है, तो कोई सवाल पूछना चाहे, क्योंकि चर्चा गुजरात को लेकर हो रही है, हाथ अपने प्लीज उठाइएगा। कौन करना चाहता है सवाल? आपका सवाल हो गया। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गुजरात को लेकर चर्चा हो रही है और तमाम जो घटनाएं हैं वो इस वक्त गुजरात पर भी असर डाल रही है। अब देखिए, कितनी भी चर्चा आप कर लें यहाँ के विकास की, 27 सालों की, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं सुधांशु जी जो आपको लगते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता एक बात कह रहे हैं कि 27 सालों की कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, जबकि कांग्रेस इतने सारे मुद्दे उठा रही है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, शिक्षा में भर्ती नहीं है शिक्षकों की, इन तमाम मुद्दों को उठा रही है कि सब तो हुआ ही नहीं है। देखिए, जब 2001 में श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय देश में एक ट्रेंड था 90 का दशक और 2000 के दशक में, एंटी इनकम्बेंसी। जिसकी जहां सरकार होती थी एक बार उसकी माहौल खराब होता था और वो हार जाते थे। गुजरात ने वो ट्रेंड चेंज किया और प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी अच्छे कार्य करे, दोबारा सरकार आई और बारंबार सरकार आई, और वह ट्रेंड इतना बढ़ा कि पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 2 बार अपने दम पर पिछली बार से अधिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो इंदिरा जी भी नहीं कर पाई थी, वो उन्होंने करके दिखाया और वह ट्रेंड पूरे देश में स्थापित हुआ है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जहां 1985 को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो 50-60 साल से कोई सरकार नहीं रिपीट हुई थी, वहां दोबारा सरकार बनी, उत्तराखंड में सरकार बनी। तो वो गुजरात जिसने वो ट्रेंड शुरू किया था, वो आज सिर्फ उस ट्रेंड के साथ नहीं होगा, उसमें अग्रणी भूमिका निभाकर इस चुनाव में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे अधिक जनादेश के साथ सामने आएगा। और क्यों आगे आएगा, मैं ये भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी, और याद करिए कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कब 1963 में इसकी शुरुआत हुई, और जिन लोगों ने गुजरात में पानी ना आने पाए इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, राजनीतिक ही नहीं कानूनी अड़चने भी लगाई, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाके, वर्ल्ड बैंक तक जाके उसको रुकवाने का प्रयास किया। वो लोग जिन्होंने कहा कि कभी ये आ ही नहीं सकता पानी यहां, यानी मेधा पाटकर जैसे लोग, वो लोग आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और ये मोदी जी का भागीरथ प्रयत्न था कि उन्होंने सरदार सरोवर को बनवाया, और आज आप देखिए तो उस क्षेत्र में जाकर वह विकास पहुंचा। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि गुजरात भारत का इकलौता राज्य है जहां भूजल का स्तर बढ़ा, जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ा। तो एक आप सब लोग जानते हैं, पानी का अर्थ पानी भी होता है जो हम पीते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है, और पानी का एक दूसरा अर्थ भी होता है आपके चेहरे की चमक, आपका मान सम्मान और आत्मगौरव। तो हमने गुजरात का पानी भी बढ़ाया है, और गुजरात का वह पानी जिसे मान सम्मान और गौरव कहते हैं वह भी बढ़ाया है। इसलिए हम इस चुनाव में गुजरात की जनता से आग्रह करते हैं, जो एक रहीम का दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी भी चाहिए जो जीवन के लिए है, और मोती की तरह दमकता हुआ वह गुजरात का गौरव भी चाहिए। ये दोनों ही हमने ला के दिए हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो आपने पुनः मेधा पाटेकर का मुद्दा अगर उठाया तो कांग्रेस इस पर ये जवाब दे रही है कि हमारी तो भारत जोड़ने की यात्रा है, भारत का जो भी नागरिक है, जो भी निवासी है, वो हमारे साथ आ रहा है और इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। चूंकि बीजेपी के पास गुजरात मॉडल के रूप में सिर्फ ये साबरमती रिवर फ्रंट है दिखाने के लिए, इसलिए वो मेधा पाटकर की एंट्री करवा रहे हैं गुजरात चुनाव में। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रश्न किया। हमने भी तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात की। ये बताइए, देश में पहला फाइनेंशियल टेक सिटी कहां बना है? यही अहमदाबाद में बना है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले देश मिसाइल बना लेता था, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मगर हवाई जहाज नहीं बना पाता था। ये बात तर्कसंगत लगती है। हमारी सामर्थ्य थी, हमने बनाया नहीं। आज भारतीय वायुसेना का जहाज एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में यहीं गुजरात में बन रहा है। और ये बताइए, सोलर एनर्जी, अगर हमें विकसित देश बनना है तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सौर ऊर्जा का केंद्र भारत में इंटरनेशनल सोलर लाइंस का वो तो अलग है। गुजरात में मोढरा में एक ऐसा विलेज बना जिसके लगभग सभी घर सौर ऊर्जा से चलेंगे। ये नए भारत का प्रतीक है। और वहीं पर
भगवान सूर्य का मंदिर भी उसी गांव में बना, यह गौरवशाली भारत का प्रतीक है। इसलिए विकास का जो स्वरूप, सूरत में जो एक नया इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सेंटर बना है, वो एक नए गुजरात का स्वरूप है। मगर हम ये कहेंगे, नजरें बदलनी पड़ेगी बदला नजारा देखने के लिए। चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, तुम्हारा चेहरा पुराना है। अच्छा, इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, इन तमाम लोगों की एंट्री हो गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस चुनाव को जीतने के लिए अब यूसीसी का भी सहारा ले रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप ठीक चुनावों से पहले लेकर आए हैं, ठीक चुनावों से पहले आपने जनता को ये बताया है कि हम ये लेकर आएंगे गुजरात। देखिए, पहली बात तो हम ये कह दें कि गुजरात में ये तथाकथित तीसरी पार्टी की जो बात है, ये पहली बार नहीं हो रही है। 1990 में चिमन भाई पटेल जी ने भी पार्टी बनाई थी, बाद में शंकर सिंह बाघेला जी ने भी पार्टी बना के चुनाव लड़ा, केशुभाई पटेल जी ने भी पार्टी बना के चुनाव लड़ा, परंतु गुजरात की जनता ने कभी तीसरी तरफ देखा ही नहीं और इसलिए कभी भी वो सो कॉल्ड तीसरी पार्टी दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाई। अब इस चुनाव में जो आपने नाम लिया, आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी, तो ये सब अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ आग लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। ये एक अलग अलग कारण है जिस कारण से सब लोग अपने चुनाव मैदान में। वैसे की तो ये कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, आप मुस्लिमों को समान अधिकार नहीं देते हैं और इसीलिए उन्हें गुजरात में उतरना पड़ रहा है। कम से कम वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। यहां पे हम कहना चाहेंगे, वो अगर यूसीसी के ऊपर समान अधिकार की बात करते हैं, वो कौन कह रहा है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन जिस पार्टी का नाम है, वो कह रहे हैं समानता की बात। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में एक जगह लागू है, वो है गोवा, जहां 60 वर्ष से लागू है। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं है, सिखों को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम नहीं है, बौद्ध को प्रॉब्लम नहीं है, पारसियों को प्रॉब्लम नहीं है और जो थोड़े बहुत यहूदी हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ओवैसी जी की पार्टी को एक ही को प्रॉब्लम, जानते किसको है? वो जो कहते थे कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, जिनको अपना जलवाए जलाल चाहिए था, उनके दिल में मलाल है कि हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। और जबकि यूसीसी की अवधारणा जो है वो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। आधा दर्जन बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है कि सब लोग समान रूप से रहने चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मगर जिन लोगों को इसके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करनी है, ये ओवैसी जैसे लोग, वही लोग आकर यहां पर समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि वो लोग एक तरफ ये कहते हैं। और यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं पर पुनः एक बार कह देता हूं। 2014 से पहले यह भारत संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए जहां पर शरिया के विधान संविधान के हिस्से हो, जहां शाबानो केस की तरह यदि सर्वोच्च न्यायालय आपके शरिया के विरुद्ध आए तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचलकर पार्लियामेंट शरिया को ऊपर कर दे, जहां ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, मेहरम, हज सब्सिडी, मौलवियों को सैलरी और वक्फ बोर्ड मिलता हो, दुनिया का एक सेकुलर देश बताएं तो मैं मानने को तैयार हूं। अब हम उसको ट्रूली सेकुलर देश बता रहे हैं। बस ये मलाल है ओवैसी जी जैसे लोगों को कि उनको वो जलवाए जलाल चाहिए था, इसी कारण से उनके मन में इस प्रकार की बातें आती है। और मैंने कहा उनका काम तो आग लगाना है, उनका सवाल टाइमिंग को लेकर भी है ना। 27 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, 27 साल लग गए आपको ये तय करने में कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। उत्तराखंड में चुनाव थे, उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले आपने कमेटी का गठन कर दिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा का पूरा चुनाव हो गया और देखिए आप जीत भी गए। देखिए, आपने 27 साल कहा, हम और पीछे जाते हैं, 71 साल, इसका 3 गुना कर दीजिए। जब से जनसंघ के रूप में हम बने हैं, हमारे एजेंडा में सदैव यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। 1980 में भाजपा बनने के बाद से तो आपको सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। एक घोषणा पत्र बताइए जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की हो। ये हमारी मन की स्थिति थी और जो जो हमें जब जब शक्ति मिलती चली गई, हम उत्तरोत्तर उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हम तो एक और बात कहना चाहते हैं, हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, पर विपक्षी दल बताएं, वो कहें कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की टाइमिंग को लेकर सवाल, इसके साथ ही साथ आप पर यह भी आरोप कि आपने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, आपके पास खुद के जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए आपने कांग्रेस से तमाम प्रत्याशी उठा लिए और उन्हें टिकट भी दे दिया, जिससे आपके अपने ही लोग नाराज हो गए आपसे। देखिए, हमारे यहाँ टिकट वितरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है, क्योंकि हम एक विचारधारा प्रेरित और कैडर आधारित पार्टी है। और जब टिकट का वितरण एक बार हो जाता है तो हो सकता है टिकट वितरण के समय किसी के मन में कोई भाव आए, परंतु एक बार जब पार्टी का निर्णय हो जाता है तो सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के निर्णय के साथ लगते हैं। और आप देखिए, जिनके बारे में यह प्रचारित हुआ कि उनके टिकट काट दिए गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने स्वयं कहा वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई भी हमारा ऐसा नेता नहीं है जो घर पे बैठा हुआ हो। जब वो भाजपा को जिताने के लिए सक्रिय रूप से चुनाव मैदान में है तो ये आरोप लगाने वालों को आईना है जो ये कहते हैं किसी का टिकट काट दिया गया या किसी का कोई भी परिवर्तन हुआ। पार्टी में सिर्फ दायित्वों की भूमिका बदलती रहे। लेकिन 7 लोगों को आपको निकालना भी पड़ा ना, फिर वो कार्रवाई पार्टी ने क्यों की? जब सब कुछ ठीक है, सब पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, तो 7 लोगों पर ये गाज क्यों गिराई? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश किसी के मन का भाव थोड़ा ऐसा हो जाता है तो पार्टी ने अपने अनुशासन को ध्यान में रख के किया। परंतु आपने देखा होगा पार्टी के जितने कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो सब पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में, और ये तो गृह मंत्री अमित शाह जी का भी गृह राज्य है, यहां पर पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। नेतृत्व की आपने बात की, एक आरोप आप पर यह भी है कि ये जो सरकार है गुजरात की, इसका रिमोट कंट्रोल दरअसल दिल्ली में है। दिल्ली से ये सरकार चलती है, जो वहां से रिमोट में बटन दबा दिया जाता है, वहीं यहां पर एक्शन देखने को मिलते हैं और उसी का नतीजा है कि आपको चेहरे बदलने पड़ जाते हैं। देखिए, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दिल्ली में तो आज गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, तो गुजरात का जो प्रभाव और अस्मिता दिल्ली में दिख रही है वो तो गौरव का विषय है। इसमें कहां रिमोट की बात आ गई? क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बाहर के हैं क्या? रिमोट तो तब आता है जब दूर की बात हो। यहां तो अंदर की बात नहीं, ये तो दिल की बात है। वो दिल से यहां पे हैं, तो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, रिमोट से चलाने की संस्कृति उनकी थी। जो प्रधानमंत्री को भी रिमोट से चलाने की बात कहते थे, ये फ्रेज वहीं से आया है। ये फ्रेज वहीं से आया है कि रिमोट से सरकार चलाने का प्रयास कर। नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर अगर अपने फैसले पीछे वाली सीट से पूछ कर लेगा तो फिर सवाल खड़े होंगे ना। आपने कहा कि चलिए दिल्ली में सपूत 2 बैठे हैं, उनके अगर गाइडेंस में सरकार चल रही है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, किसने कहा कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए कोई व्यक्ति किसी और से पूछ के निर्णय लेते हैं? हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ये सारे निर्णय संगठन और सरकार के यहां लेते हैं। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से जो मार्गदर्शन प्राप्त करना है वो करते हैं। कोई भी अपनी बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? आरोप चूंकि बार बार हिंदुत्व का आप पर लगता है, मैं फिर से घूम फिर के इस चर्चा को लेकर आऊंगी, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार ये कह रही है कि आपको सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेलना है, आपको सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करना है। इसी वजह से आपने किसी मुस्लिम को प्रत्याशी भी नहीं बनाया, टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि आपको डर है आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। देखिए, यहां पे हम ये कहेंगे, हम किस समाज के किसी भी वर्ग में विश्वास पैदा करके उसका वोट चाहते हैं और वो लोग खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। कभी उन लोगों से पूछिएगा कितने टिकट दिए हैं कांग्रेस ने मुस्लिमों को और कितने दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। बड़े 80-20 कहते थे दिए हैं। ये दर्शाता है कि चेहरा क्या है और हकीकत क्या है। जहां तक विश्वास की बात है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। जब हम लोगों ने उनको राष्ट्रपति बनाया तो ये लोग साथ में खड़े थे, विरोध में खड़े थे। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कौन गया? ये कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया? भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, जब उनको भारत रत्न किसी ने नहीं दिया। 2001 में मिला अटल जी की सरकार में। जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई गया उनके यहां? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, यहां हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। यहां विषय यह है कि कौन राष्ट्र के साथ खड़ा है। इनको किसी अच्छे पढ़े लिखे सांस्कृतिक राष्ट्रभक्त मुस्लिम के घर कभी ये गए हो तो बताइए। इनको सिर्फ अपराधी और आतंकवादी में ही मुस्लिम नजर आता है। ये इनकी नजर का फेर है। जैसे अभी वो जाकिर नायक के बारे में, वही जिसको दिग्विजय सिंह जी ने शांति का मसीहा कहा था,
और मैंने जो अभी याद दिलाया, खेड़ा और पाटन में आपके कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस तभी जीतेगी या मुस्लिम तभी रहेंगे जब कांग्रेस आ जाएगी और पूरा का पूरा उनका वोट चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।